नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास है भूगोल की वो हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे, जैसे मौसम है, जलवायु है, आपसे ऋतुओं के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास इसी पे होगी कि आप इस क्लास को देख के जान जाएंगे। कई बार आपको ये लगता होगा कि ये सब टॉपिक हमने तो कभी अलग से नहीं पढ़े या कोई पढ़ाता नहीं है, कोई क्या पढ़ाता है मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जैसे बाल जीवन घुट्टी होती है ना, उस तरीके की घुट्टी है। अगर ये सब आप तैयार कर लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, और केवल प्रीलिम्स पास करके आप क्या करेंगे, मेंस के लिए भी थोड़ा सा एक बेस तैयार हो जाएगा। मौसम और जलवायु हम देखेंगे और इसी बीच में एक हम ऋतु भी देख लेंगे। ऋतु है ना, ऋतु। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी, उनको प्रभावित करने वाले कारक, ऋतु क्या होती है, ये सब आप कर लेंगे। तो मौसम क्या होता है, जैसे आप कहते हैं आज मौसम बड़ा गर्म है, आज बड़ा मौसम ठंडा है, आज मौसम बारिश वाला है ना। कभी कभी मौसम रुमानी हो जाता है, सुहाना हो जाता है, मौसम रंगीन हो जाता है। खैर उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मौसम वास्तव में क्या होता है, अभी तक का जो क्लाइमेटोलॉजी में हमने आपको यहाँ पढ़ाया है, जो डिस्कशन हुआ है, उसमें आपने कुछ चीज़ों से परिचय प्राप्त किया है। जैसे एक तापमान के बारे में आप जान गए हैं, तापमान। दूसरा आप वायुदाब के बारे में जान गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप पवन के बारे में जान गए हैं, विंड के बारे में। आप आर्द्रता के बारे में जान गए हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में। आपने रेनफॉल के बारे में भी पढ़ा है, ये सब आप जान गए हैं। और अगर इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो यही सारे तत्व हैं मौसम और जलवायु के। जलवायु और मौसम के यही तत्व होते हैं। इन्हीं की अंतरक्रिया, इन्हीं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो मौसम और जलवायु है उसका हम निर्धारण करते हैं। बात समझ में आ रही है? इन्हीं की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट निकलता है, जो हम देखते हैं, उसी के अनुसार हम मौसम और जलवायु का निर्धारण करते हैं। यही तत्व हैं जो पवन की दिशा, उनकी गति, सूर्यातप की मात्रा, मेघाच्छादन, वर्षण की मात्रा, इन सब दशाओं को यही तत्व प्रभावित करते हैं। और ये जो वायुमंडलीय तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को मौसम और जलवायु के एलिमेंट्स कह दिया जाता है, अवयव कह दिया जाता है। अवयव कहिए चाहे एलिमेंट्स कहिए, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मौसम क्या होता है, तो मौसम और जलवायु में बेसिकली अवधि का अंतर होता है। किसी स्थान पर, नोट करिए इसको, किसी स्थान पर छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयव, तापमान, वायुदाब, पवन, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, और वर्षण, रेनफॉल, एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी स्थान पर छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडलीय दशा उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है। अब एक ही समय में दो निकट स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार आप देखते हैं एक ही शहर में 2-3 किलोमीटर आप इधर उधर बढ़ेंगे तो एक जगह तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है और दूसरी जगह बिल्कुल बूंदें नहीं पड़ी, तो ये मौसम में अंतर पाया जा रहा है। ठीक है। ह्यूमिडिटी में अंतर हो सकता है, पवन में अंतर हो सकता है, टेम्परेचर में एक दूसरी जगह पे अंतर पाया जा सकता है, थोड़ा बहुत, एकदम से नहीं कि एक ही शहर में आपको 50 डिग्री और 25 डिग्री मिल जाएगा, ऐसा नहीं। फिर उसके लिए आपको तो ध्रुवों पेटियों में खिसकना पड़ेगा इधर उधर। तो ये जो मौसम हुआ, मौसम के बारे में हमने बात किया कि इसकी जो अवधि होती है वो लघु होती है, छोटी अवधि होती है। और यही जो एलिमेंट्स हैं, तापमान, वायुदाब, पवन, इनमें से एक या एक से अधिक एलिमेंट्स की जो अंतरक्रिया, अवयवों की जो अंतरक्रिया होती है, तो उनके संदर्भ में जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको हमने मौसम कह दिया। अब मौसम का पूर्वानुमान हम ऐसे लगा लेते हैं, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं तत्वों के आधार पर आप देखते हैं भविष्यवाणी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कृषि, कोई किसान खेती कर रहा है, अब खेती करने में उसकी फसल पता चला वो काट के उसमें डाल दिया, खेत में पड़ी है और तब तक तेज़ बारिश होने वाली है, तो उसकी फसल घर नहीं आ पाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक यह है कि अगर उसको जानकारी हो जाए कि
फला दिन ऐसी वर्षा होने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो समय से उसको ले आएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए घूमने टहलने जाने वाले हैं पहाड़ों पर घूमने, और वहाँ पर जाने से पहले आपको पता चल जाए कि वहाँ भूस्खलन होने वाला है, या फिर भूस्खलन का अनुमान तो उतना नहीं, तेज बारिश होने वाली है, उससे लैंडस्लाइड हो जाएगी, है ना, चक्रवातीय दशा उत्पन्न होने वाली है। इन सब का पूर्वानुमान ऐसे लगा लिया जाता है, पहले रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से। लेकिन आजकल तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर अगर एक छोटी सी न्यूज़ आप सही या झूठ कुछ भी डाल दीजिए तो तेज़ी से फैल जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जो सच होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है वही आपको दिखता है, वहाँ पे झूठ ज़्यादा दिखता है, सच कम दिखता है ना। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे झूठ ज़्यादा दिखता है, सच कम दिखता है। तो मौसम कार्यालय कैसे पता करते हैं? इन्हीं सब तत्वों के आधार पर। अब ये तो बात ये हो गई मौसम की। दूसरा एक शब्द मैंने आपसे कहा कि एक शब्द होता है ऋतु। ऋतु, अब ये ऋतु क्या होता है? ऋतु किसे कहते हैं? सीजन्स किसे कहते हैं? अब वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन आप देखते हैं कि ठंडक और गर्मी में आप स्पष्ट तौर पर विभाजन कर सकते हैं, बरसात का मौसम आप स्पष्ट तौर पर अलग देख सकते हैं। तो इन्हीं जलवायु दशाओं में जो भिन्नता पाई जाती है, इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर, है ना, तो जो जलवायु दशाएं हैं, जलवायु दशाएं और जलवायु दशाओं में विभिन्नता पाई जाती है, और इन विभिन्नताओं के आधार पर जो हमारा वर्ष है उसको कई भाग में हम बांट देते हैं, कई भागों में इसको विभाजित कर देते हैं पूरे वर्ष को। और जब कई भागों में इसको विभाजित करते हैं तो वो अपनी अपनी विशिष्ट अवधि के लिए, अपनी अपनी विशेषताओं के लिए वो अवधियां जानी जाती हैं, ऐसा आप कहिए। यानी कि जो भी ऋतु होगी वो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण जानी जाएगी, है ना। अब ऋतु को अगर परिभाषित करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक विशिष्ट अवधि होती है जिसमें मौसम की दशाएं, जैसे एक ऋतु होगी तो उसमें समान मौसम दशाएं पाई जाएंगी, समान मौसमी दशाएं इसमें पाई जाएंगी। इतना तो क्लियर है, समान मौसमी दशाएं पाई जाएंगी। और मौसम की दशाएं ये समान होंगी, इसलिए इसी कारण से इसको क्या कहेंगे, एक ऋतु की संज्ञा दे देंगे। तो आपको ऋतु बोली गई तो आप जान जाएंगे कि इसमें क्या है। और ऋतु जैसे बदलेगी तो मौसमी दशाएं भी बदल जाएंगी। यानी कि ऋतु जो है वो वर्ष की एक लंबी अवधि होती है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती हैं। ऋतु है वर्ष में एक लंबी अवधि है, वर्ष को पार्ट में आपने बांटा है तो उसमें एक लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती हैं। और ये डिपेंड किस पे करती हैं? जैसे पृथ्वी के बारे में जब हमने बात की थी तो अक्ष का झुकाव जो पृथ्वी का था, उसके द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा की जा रही थी, तो उनके परिणाम स्वरूप उसी के अनुसार सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसी के अनुसार हमारी स्थितियां होंगी कि कब सूर्य कितनी दूरी पर है, कितना समय सूरज की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पर, अगर ज़्यादा समय पड़ेगी, और फिर किस अक्षांश पे हम हैं, कहाँ पर हमारी स्थिति है, कहाँ पे हमारा देश है, इन सब का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिवर्ष ऋतुओं का एक चक्र आपको बार बार ऐसा मिला करेगा जो ऐसे चलता रहता है, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात ऐसे आता रहता है ना, तो वैसे ही। अब ये क्योंकि जब आप शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और फिर आप ध्रुवों पे जाएंगे तो वो अलग अलग तरीके की विशेषताएं आपको मिलती हैं। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3-3 माह की 4 ऋतुएं होंगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि शीतोष्ण की अगर हम बात करें, अब शीतोष्ण तो आप जानते ही हैं, इसमें तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसमें 4 ऋतु होंगी और 12 मंथ होते हैं तो 4 ऋतुएं होंगी, यानी कि प्रत्येक ऋतु जो होगी वो 3 मंथ की होगी, प्रत्येक ऋतु 3 महीने की होगी। और ये चारों के नाम जो शीतोष्ण में होते हैं वो बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत। बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत, ये 4 नाम होंगे। ये शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर आपसे पूछ लिया जाए शीतोष्ण कटिबंध में कितनी स्पष्ट ऋतुएं होंगी तो ये 4 होंगी। लेकिन अगर भारत में आप आएंगे, भारत की स्थिति जो है, भारत में अगर आपसे पूछ लिया है तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे 3 ही ऋतुओं की बात की जाती है, जाड़ा गर्मी और बरसात। तो आप ये कह सकते हैं एक शीत ऋतु होगी, एक ग्रीष्म ऋतु होगी और एक वर्षा ऋतु होगी। ये 3 ही ऋतु हो जाएंगे, ये 3 ही ऋतु हो जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग का अगर आप डिवीज़न लेंगे तो वहाँ पे वो 4 बनेगा। और ये मौसम विभाग का जो डिवीज़न है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 4, ये आपसे पूछा जाता है
और ये 4 जो है इसमें साइंटिफिक डिवीजन है, तो इसमें महीनों की भी बात की गई है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौसम जो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया है, मौसम विभाग ने 4 ऋतुएं माना, और ये जो 4 ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं ये आपको जानना चाहिए। और ये आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, अदर कई एग्जाम में। जैसे इन्होंने पहली ऋतु मान लीजिए शीत ऋतु ये मानी, मान लीजिए क्या ये इन्होंने मानी है। दूसरी ऋतु इन्होंने क्या मानी है, शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, एक मान लिया इन्होंने ग्रीष्म ऋतु। फिर एक इनकी है आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, यहां पर इनका डिवीजन ऐसे है, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, और इसी को ये कहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु इसी को कहते हैं। और चौथा है पीछे घटते या पीछे बढ़ते ही कहेंगे, पीछे हटते कह सकते हैं आप, है ना, तो पीछे हटते मानसून की ऋतु, और इसको ये क्या कहते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये ऋतु पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कोई वर्षा ऋतु, अब इसमें बारिश होगी पीछे हटते मानसून, लेकिन इसको कोई वैसा नाम नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो भारत में शीत ऋतु मौसम जो विज्ञान है उसने क्या माना है, दिसंबर से फरवरी के बीच में, दिसंबर से ये शुरू होती है और फरवरी के बीच में 3 ही महीने ये माना है। ग्रीष्म ऋतु फिर इन्होंने माना है कि दिसंबर के उसके फरवरी के बाद में मार्च आएगा, तो मार्च टू मई इतना ही ग्रीष्म ऋतु माना गया है, मार्च टू मई। और यहाँ से जून से मानसून जब आता है, जून से ये स्टार्ट होती है और जून से सितंबर तक चली जाती है, ये वर्षा ऋतु है। और फिर पीछे हटते मानसून की ऋतु सितंबर से यहाँ कहाँ चली जाएगी, अक्टूबर तक चली जाएगी, है ना, कहाँ तक चली जाएगी, पीछे हटते की मानसून की ऋतु होगी, सितंबर से नहीं शुरू होगी, सितंबर के बाद शुरू होगी, सितंबर अक्टूबर से, और ये नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में चली जाएगी। ये डिवीजन है मौसम विभाग का, जो 4 ऋतुएं मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में अगर आप देखें परंपरागत रूप से ऋतुओं की अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में कौन कौन सी ऋतु पाई जाती हैं, तो यही ऋतुएं 6 हो जाती हैं। और उत्तर भारत में यानी कि हिंदी के महीनों के हिसाब से भी ये कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है इंटरव्यू का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो कम से कम भारत की ऋतुओं के बारे में तो जानेंगे ही, और भारत की ऋतुओं के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में आप जानेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में ये जो ऋतु है, सीजन्स जो है, ये ऋतुएं 6 पाई जाती हैं। और ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपको जानना। अब ये जो 6 ऋतुएं हैं, इसमें एक ऋतु होती है बसंत ऋतु, जहाँ पे जो पूछा जाएगा आप वैसा उत्तर देंगे। मैं अकॉर्डिंग टू आपको सब बता रहा हूँ, शीतोष्ण में 4, वैसे नॉर्मली भारत में 3 मान ली जाती है, मौसम विभाग 4। नॉर्थ इंडिया में जो परंपरा के रूप में चली आ रही है, परंपरागत अगर आप देखेंगे तो ये 6 ऋतु हैं। पहली इसमें ऋतु है, उसको कहते हैं हम बसंत ऋतु। यहाँ पे परेशान मत होइएगा, सब कुछ नहीं आपको याद करना है। बसंत ऋतु किस महीने से किस महीने के बीच पाई जाती है, प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। अब अगर हिंदी महीनों में देखें तो चैत्र बैसाख का जो महीना होता है, चैत्र और बैसाख 6 हैं, तो हर एक डिवीजन में 2-2 महीना लेंगे, 12 महीने होते हैं। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, तो ये चैत्र और बैसाख इसमें आ जाएगा। और चैत्र बैसाख इसमें आने का मतलब क्या है, चैत्र और बैसाख आने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये मार्च और अप्रैल, होली के बाद, है ना, फागुन के बाद में होली होती है ना, मतलब फागुन में होली होती है ना, तो उसके बाद बसंत ऋतु, तो यहाँ पर हो जाएगी मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने हो जाएंगे, मार्च और अप्रैल। बसंत ऋतु कंप्लीट हुई। बसंत ऋतु के बाद में यहाँ पर आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु वैसे देखेंगे तो चैत्र बैसाख, फिर आएगा यहाँ पे जेठ और आषाढ़, जैसे जेठ की दोपहरी तपती है ना, तो जेठ और आषाढ़ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे महीना मई और जून का हो जाएगा, मई और जून का महीना यहाँ पर हो जाएगा। फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी। तो एक ये हो गई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सावन और भादों, ये 2 महीने होंगे, और जुलाई और अगस्त ये यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जुलाई से अगस्त हो जाएगा। फिर शरद ऋतु आएगी, ये कई बार पूछ ली जाती है, शरद ऋतु। स्पष्ट तौर पर यहाँ पे वैसा कोई साइंटिफिक विभाजन नहीं है, लेकिन परंपरागत तौर पर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अश्विन और कार्तिक,
इसको श्रावण कहते हैं, इसको भाद्रपद कहते हैं, भाद्रपद, और इसको अश्विन, कुंवार को अश्विन कहते हैं, और कुंवार के बाद अश्विन के बाद में कार्तिक हो जाएगा यहाँ पे, कार्तिक, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और शरद के बाद में जो अगली ऋतु आएगी वो हेमंत आएगी, और हेमंत के बाद में शिशिर, हेमंत, और हेमंत के बाद में शिशिर। यहाँ पर जो अगहन होता है वैसे कहते हैं नॉर्मली, इसको मार्गशीर्ष कहते हैं, मार्गशीर्ष, और पौष ये हो गया। और यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, नवंबर से आप चले जाइए दिसंबर में, और शिशिर में ये हो जाएगा माघ, एक मौसम पड़ता है माघ और फागुन। ये जब होली होती है तो शिशिर होता है, होली के पहले का मौसम, होली ट्रांजिशन फेज में पड़ती है, तो ये जनवरी और फरवरी, होली से पहले शिशिर होता है। इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये ऋतुएं होती हैं, है ना। अब विषुवत वृत्त के ऊपर आप देखेंगे सूर्य की किरणें पूरे साल चमकती हैं, वहां पर पूरे साल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई ऋतु पाई जाएगी, सारे वर्ष एक जैसा तापमान बना रहेगा, कोई ऋतु वहां पे पाई ही नहीं जाएगी, क्योंकि एक ही जैसा है सब। तो ऋतुएं तो ये एक समय विशेष की, एक क्षेत्र की विशेषता है ना, एक निश्चित समय की, शार्ट समय है या थोड़ा सा लॉन्ग समय है। जैसे आपने मौसम की बात की तो बहुत छोटी अवध, यहाँ पे 2 महीने की अवध, यहाँ पे 3 महीने की अवध, इस डिवीजन में ऐसे 4 महीने की अवध। तो वहाँ पर जब एक ही जैसा टेम्परेचर पाया जा रहा है पूरे साल, तो वहाँ पे वर्ष भर एक समान टेम्परेचर पाया जाएगा, तो वहाँ पे कोई ऋतु नहीं होगी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई ऋतु नहीं होती, तो वहाँ पे विषुवत रेखा आप टिक कर सकते हैं। तटीय भागों में आप देखेंगे समुद्री प्रभाव पड़ता है, तो ऋतुओं की भिन्नता पर वो भी प्रभाव डालता है, समुद्री प्रभाव एक रूपता बनाए रखता है, तो वहाँ पर भिन्नता जो होगी वो कम होगी, और इस कारण से वहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर ऋतुएं नहीं पाई जाएंगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ 2 ऋतुएं पाई जाएंगी, लंबी शीत ऋतु और फिर एक छोटी ग्रीष्म ऋतु। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर कोई ऋतु नहीं, ठीक है, समुद्री प्रभाव जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर भिन्नता कम कर देगा, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर आप जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको केवल 2 ऋतुएं मिलेंगी, शीत ऋतु बहुत लंबी होगी और छोटी सी ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। तो ये ऋतु हो गई। 2 ही 3 कंसेप्ट इसमें देखने हैं, बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा। अब अगला है जलवायु। चलिए जलवायु को हम समझते हैं। जलवायु क्या है, कोई एक विस्तृत क्षेत्र लीजिए और उस विस्तृत क्षेत्र में वर्ष भर की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसमी दशाएं आप निकालिए। जैसे आपने एक कोई क्षेत्र ले लिया, ये कोई क्षेत्र है, और यहाँ पर आपने देखा जो ऋतु यहाँ पर थी, विभिन्न ऋतुएं, उन ऋतुओं की, ये जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं की औसत दशाएं निकालिए कि औसत दशा क्या आएगी। ऋतुओं की औसत दशाएं आप निकालिए, मौसमी दशाएं उस क्षेत्र की, और यही जो औसत होगा, इससे जो मिलेगा, इसी को आप जलवायु कह देंगे। अब आप कहते हैं कई बार कि दीर्घ अवधि की जो होती है मौसमी परिवर्तन, उसी को हम जलवायु कहते हैं, वो भी अभी हम परिभाषा देख रहे हैं। यानी औसत मौसम दशाओं की जानकारी जब बड़े क्षेत्र में हम अनेक वर्षों में थोड़ा से ज़्यादा समय के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, और ये जो समय होता है उसको नॉर्मली हम लेते हैं 35 वर्ष। 35 वर्ष ये समय लेते हैं, तो हमको जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं का लिया, जैसे ग्रीनलैंड का उदाहरण ले लिया, तो ग्रीनलैंड की वहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा बर्फ जमा रहता है ना। ऐसे आप ले लेंगे यहाँ पे राजस्थान की, तो वहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा मरुस्थलीय क्षेत्र है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर आप कहीं चले जाएंगे ब्राज़ील के एरिया में, तो आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु वर्षा वाला क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, ये वहाँ की जलवायुविक विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं ऐसा नहीं है कि इस साल यहाँ पे मरुस्थल है, अगले साल वहाँ पे खूब मरुस्थल खत्म हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में हर साल वर्षा होती है, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा रहता है, तो हमेशा रहेगा। तो ये जलवायु विशेषताएं हैं। तो किसी क्षेत्र की ये जलवायु विशेषताएं क्या होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, इनमें ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, इसमें अस्थायित्व पाया जाता है। किसी भी स्थान में जब आप तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, धूप, मेघाच्छादन, जो भी सूर्य इंसोलेंसर प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में आप छोटे अवधि के लिए देख रहे हैं, तो वो मौसम हो जाएगा, है ना। और जो जिसमें मौसम की दशाएं एक समान पाई जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे
कि वो एक अवधि जिसमें एक सामान्य विशेषता, उसको ऋतु कह देंगे। और जब एक बड़ा क्षेत्र हम लेंगे और एक बड़ा टाइम लाइन भी हम लेंगे, बड़े समय तक की बात हम उसमें करेंगे, तो अपेक्षाकृत अस्थायित्व उसमें मिलेगा कि 35 वर्षों तक ऐसा ही रहा, तो उसको हम जलवायु कह देंगे। यानी किसी बड़े क्षेत्र के पिछले कई वर्षों के औसत मौसम की दशाओं का जो रिजल्ट हमको मिलता है, अनेक वर्षों की औसत मौसमी दशाएं जो अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती हैं। उस क्षेत्र की जलवायु यही होती है लगभग 35। अब जैसे मौसम और जलवायु में कई बार अंतर पे भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फटाफट इसको नोट करते रहिएगा। जैसे एक आपसे कहा जाए कि मौसम के बारे में स्टेटमेंट दिया जाए और दूसरा जलवायु के बारे में, तो एक तरफ यहाँ पर आप लिख लीजिए मौसम और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लिख लीजिए जलवायु। मौसम और जलवायु के बारे में हम अंतर करने जा रहे हैं। अब जैसे पहला अंतर क्या होगा, मौसम का जो क्षेत्र होता है, अगर हम क्षेत्र को देखें, यहाँ पे क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, और यहाँ पर अगर हम क्षेत्र लेके चलें तो इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत क्षेत्र होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लेके चले हम अवधि, तो यहाँ पे छोटी अवधि होती है और यहाँ पर लंबी अवधि होती है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 35 वर्ष लंबी अवधि की बात होती है, यहाँ पर छोटी अवधि होती है ना। जैसे लघु अवधि लेंगे, सीमित क्षेत्र लेंगे, लघु अवधि लेंगे, जैसे एक सप्ताह यहाँ पर ले लेंगे, एक सप्ताह ले लेंगे। जैसे आज मौसम कैसा है, 24 घंटे में भी मौसम बदल जाता है, दिन में कई बार मौसम बदल जाता है, लेकिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि सुबह जलवायु ऐसी थी, इतनी टाइम जलवायु ऐसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो मौसम है, वायुमंडलीय तत्व जो इसमें होंगे, जैसे तापमान और आर्द्रता, किसी एक से प्रभावित हो सकता है, ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है। जो अवयव हैं, अवयव में से किसी एक से प्रभाव, किसी एक से प्रभावित आप लिख दीजिए, किसी एक से प्रभावित। लेकिन यहाँ पर जो अवयव होंगे, तो अवयव का यहाँ पर जो भी अवयव हैं, तो ये संयुक्त प्रभाव यहाँ पर दिखेगा सबका, क्योंकि ये लंबा पीरियड है। यहाँ पर सब कुछ उतने समय में दिख जाएगा। यहाँ पे तो छोटी अवधि है, हो सकता है दिन में केवल टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने से आपको गर्मी लगने लगी, तो आपने कहा कि मौसम जो है आज बड़ा उबाऊ टाइप का है या पसीना निकलने लगा, जैसे इस समय का मौसम है ना। मौसम मतलब मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कहा जाता है जलवायु की तरह तुम बदल नहीं जाओगे। तो ये अक्सर बदलता है, अक्सर बदलता है। अब आप पता नहीं बदलते हैं कि नहीं, अक्सर बदलता है। और ये अक्सर नहीं बदलता है, यहाँ पर अस्थायित्व पाया जाता है, अस्थायित्व। ऐसा भी नहीं कि जलवायु परिवर्तन कभी होंगे ही नहीं, कोई क्षेत्र जैसा है वैसा ही, लंबे अवधि का वो खेल है, बदलेगा लेकिन रोज नहीं, अक्सर नहीं बदलेगा। अस्थायित्व पाया जाता है, प्रायः अस्थायित्व यहाँ पर पाया जाता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर कोई छोटा एरिया लेंगे, कोई भी आप प्रदेश लेंगे, देश लेंगे, तो उसका छोटा हिस्सा प्रभावित होगा, छोटा हिस्सा यहाँ पर प्रभावित होगा। और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक आप कॉन्टिनेंट ले सकते हैं, कॉन्टिनेंट आप ले सकते हैं, यहाँ पे पूरी कंट्री आप ले सकते हैं, पूरी कंट्री। ये प्रभाव यहाँ पे तो पूरा एक कोई कहीं की जलवायु मौसम की बात करेंगे आप तो अलग हो सकती है, शिमला की अलग हो जाएगी, है ना। इधर आप आएंगे तो लखनऊ की अलग हो जाएगी, बेंगलोर की अलग हो जाएगी, मुंबई की अलग हो जाएगी। प्रभाव मैंने बताया सबका अलग अलग है। कहीं कोई ऊंचाई पर स्थित है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी अभी हम देख रहे हैं, समझ में आएगा, बेसिक आप समझ लीजिए। तो किसी स्थान पर एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसम आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जलवायु जो है उसमें एक ही प्रकार, ये विभिन्न प्रकार के एक वर्ष में, विभिन्न प्रकार किसमें, एक वर्ष में, प्रतिवर्ष इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, एक ही प्रकार इसमें बना रहेगा, एक ही प्रकार प्रतिवर्ष अगर देखा जाए, प्रतिवर्ष देखा जाए तो एक ही प्रकार का ये बना रहेगा। तो ये आपका मौसम और जलवायु का ये मोटा मोटा अंतर हुआ। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न जैसे करना है आपको, तो मौसम के अवयव क्या है इसको कर डालिए, है ना। कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं या ऋतुएं पाई ही नहीं जाती हैं, तो विषुवत रेखा क्षेत्र, वहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो केवल 2 ऋतुएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न अपने आप से खुद से करिए और क्वेश्चन उठा के देखिए। आप अगर उस पर नहीं सोच पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ समस्या है, ये चैप्टर कवर नहीं हुआ। अगर उस पर आप उत्तर दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि सब आप समझ गए, कुछ क्वालिटी है। केवल खाना पूर्ति के लिए मत पढ़िए, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे कि लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। समय आप मुझे दे रहे हैं तो मैं उसका ये सोच रहा हूँ कि आपको परिणाम भी मिले। अब जो जलवायु है, इनको प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे बहुत लिखाऊंगा नहीं, बस आपको मेन कारक समझा देता हूँ।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? तापमान के बारे में हमने बात की, आर्द्रता के बारे में बात की, वर्षण के बारे में बात की। इन्हीं पर ये अवयव हैं, इन पर ये डिपेंड करता है जलवायु और मौसम। जो जलवायु है उसमें ये संयुक्त रूप से प्रभाव डालेंगे, लंबे समय तक प्रभाव डालेंगे। अब जो जो चीज़ें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को प्रभावित करेंगी, जो भी चीज़ें वो जलवायु को प्रभावित कर देंगी। सीधी बात है ना, जो भी चीज़ें इनको प्रभावित करेंगी। अब आप देखेंगे कि अगर जलवायु, एक जलवायु से दूसरे जलवायु में जाएंगे तो इसमें स्पष्ट तौर पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे जलवायु दशाएं क्या हैं, कहाँ की और किससे प्रभावित होती हैं, इसमें हम बात करें तो अक्षांश इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्षांश कहाँ पर स्थिति है? अक्षांश इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ पे हमेशा सूर्य सीधा चमकता है, साल भर चमकता है, टेम्परेचर ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके नॉर्थ में या साउथ में बढ़ते चले जाएंगे, आपकी सूर्य की जो किरणें प्राप्त होती हैं उसकी मात्रा घटती चली जाएगी। सूर्य का तिरछापन इसका कारण हो सकता है ना। यहाँ पर जो अवधि होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, प्रभाव उनका कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और ध्रुवों पर जाके टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वहाँ पर सब कुछ आपको जाम मिलेगा, सब जमा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। तो विषुवत वृत्त के निकटवर्ती जो भी स्थान है वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध में आप जाएंगे, यहाँ पर पहुँच के जाएंगे तो अपेक्षाकृत और कम, और यहाँ पहुँचेंगे तो अपेक्षाकृत और कम। और यहाँ सबसे कम, मतलब ये नॉर्थ पोल है आपका और ये यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे कम पाया जाएगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर कम पाया जाएगा, और इस कारण से जलवायु का अंतर पाए जाएंगे ना, मौसम में भी अंतर पाए जाएंगे, जलवायु में भी अंतर पाए जाएंगे। इसके अलावा जो तिरछापन की हमने बात की, यहाँ पर जो एक सीधा चमकने की बात, तिरछापन की बात, तो जब तिरछा सूर्य की किरणें चमकेंगी, ये सन है, ये अब सूर्य की किरणें जब तिरछा पहुंच रही हैं तो इनको दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है। जितनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी टेम्परेचर कम होगा, जितनी कम दूरी तय करनी पड़ेगी टेम्परेचर ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कोई भी चीज़ है, आप दूर से आग जलाते हैं, दूर से आप अगर सेकते हैं तो आपको आँच कम लगती है, नज़दीक करते हैं तो ज़्यादा लगती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा, निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री, उच्च का मतलब जैसे जैसे आप 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ बढ़ेंगे तो निम्न अक्षांशों में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। बात समझ में आ गई? उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे आप इंग्लैंड चले जाइए, या आप यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़, वहाँ चले जाइए, इंडिया में आप देख लीजिए, टेम्परेचर में अंतर पाया जाएगा कि नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है। पर्वत पर आप जाएंगे, मैदानों की अपेक्षा वहाँ पे ठंडक रहती है, क्योंकि जो आप पार्थिव विकिरण की बात हमने जब कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो कहा था कि सूर्य से कोई भी जो स्थल है या कोई भी पार्ट है पृथ्वी पर स्थित, वो तो प्राप्त ही करता है टेम्परेचर, पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण से भी वो गर्म होता है। और जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो पार्थिव विकिरण का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे ऊंचाई जैसे बढ़ेगी, 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये कम हो जाता है। इस कारण से समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ पर ठंडा मिलेगा। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा हमने बताया था समुद्र से दूरी, अभी चर्चा की थी, समुद्र से दूरी। समुद्र जो है ये समकारी प्रभाव डालता है ना। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक वाटर बॉडी ले लीजिए और आप एक ये लैंड ले लीजिए, इस पे टेम्परेचर आप डालेंगे तो ये जल्दी गर्म ठंडा होता है, गर्म भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी होगा, और ये देर से गर्म हॉट होगा और कोल्ड होगा। जब ये देर से गर्म ठंडा होगा तो इसके नज़दीक की जो वाटर बॉडी के नज़दीक की चीज़ें होंगी वो देर से गर्म ठंडी होंगी। तो जो भी तटीय, मान लीजिए कि इंडिया है, अब यहाँ पर जो भी तटीय स्टेट हैं, जो तटीय शहर हैं, यहाँ पर
यहाँ पर आपको स्वेटर कभी नहीं पहनना पड़ेगा और ना इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। उमस वाली गर्मी यहाँ पे हो सकती है, उमस लग सकती है, क्योंकि समकारी प्रभाव पड़ता है ना। समुद्र देर से ठंडा, देर से गर्म होता है, तो जो समुद्र से निकटवर्ती स्थान होंगे वहाँ की जलवायु जो होगी वो सम प्रकार की जलवायु होगी, एक तरीके का उसमें पाया जाएगा। तापमान का परिसर जो है वो कम पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 डिग्री पर सीधे 22 डिग्री, वहाँ पे जो मिलेगा 35, 32, 40 डिग्री, 30 डिग्री वो बना रहेगा, है ना। तो ताप परिसर अधिक होता है वहाँ पर। ताप परिसर जहाँ मतलब जैसे आप देखेंगे ताप परिसर वहाँ पे कम होता है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में आप देखेंगे ताप परिसर ज़्यादा होगा, महाद्वीपीय क्षेत्रों में। यहाँ पर ताप परिसर कम होता है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में आर्द्रता कम होती है, ताप परिसर ज़्यादा होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगे, लेकिन किनारे आप आएंगे, जैसे मुंबई आप चले जाइए, और उसी अक्षांश में नागपुर स्थित है। नागपुर आंतरिक भाग में है, वहाँ पे टेम्परेचर देख लीजिए, वहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। मुंबई तो वहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों ज़्यादा होगी, लेकिन आप अगर मुंबई में रहेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड आपको नहीं लगेगी। एक ही तो नागपुर की अपेक्षा नीचा तापमान इसका क्यों पाया जा रहा है मुंबई का? वो इसीलिए पाया जा रहा है क्योंकि उस पर समकारी प्रभाव है समुद्र का। अगला यहाँ पर देखते हैं, ये 3 हो गए। नेक्स्ट, इसको समझ लेंगे ना तो ये पूरे लाइफ के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी एग्जाम लिखेंगे, मेंस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला एक देख लेते हैं, चौथा, समुद्री धाराएं। समुद्र की बात हो रही है तो समुद्री धाराओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। समुद्री धाराएं क्या प्रभाव डालेंगे? आप समझ सकते हैं कि समुद्री धाराओं की प्रकृति होती है या फिर ये हॉट होंगी या कोल्ड होंगी, यही 2 प्रकार की तो आपने पढ़ी है। तो समुद्री जल में टेम्परेचर को और उनके घनत्व को, डेंसिटी को बनाए रखने में ये जो समुद्री धाराएं ये बहुत बड़ा योगदान देती हैं। क्योंकि ये धाराएं, धारा का मतलब चलने की बात होती है, करंट है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर था और अपेक्षाकृत यहाँ पे लो टेम्परेचर था, तो अगर धारा इधर से उधर चली, अब जैसे जहाँ पर ये धाराएं कैसे चलेंगी, जहाँ पे डेंसिटी लो होगी तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, ये है ना, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर चलेंगी। बात समझ में आ रही है? चलेंगी ना। तो समुद्री जल में तापमान और घनत्व की समानता जो है, ये समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गतिमान होता है, इस कारण से समानता बनाए रखने का काम ये करता है ना। उच्च तापमान से निम्न तापमान तथा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर एक निश्चित दिशा में धाराओं का प्रवाह होता है। जो गर्म धाराएं हैं वो तटवर्ती भागों के तापमान को बढ़ा देती है ना। अभी इसके समुद्र विज्ञान में हम थोड़ा सा इसका डिस्कस अलग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समुद्री धाराएं अगर गर्म है तो जहाँ पे भी ये तट पे आई तो यहाँ के शहर आसपास के जो एरियाज़ हैं यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अगर ये कोल्ड है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय यहाँ का टेम्परेचर घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? अब बाकी यहाँ पर कोहरा उत्पन्न होगा, गर्म ठंडी धाराएँ मिलेंगी तटवर्ती भागों में, है ना। कभी कभी ये वर्षा में भी सहायक होंगी, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन ये प्रभाव तो डालेंगे और इसका प्रभाव सीधा जलवायु पे पड़ता है। एक अगला जो इफेक्ट है, जैसे हमने समुद्री धाराएं पढ़ी, ठीक इसी तरीके से अगर हम पवनों के बारे में बात करें, पवन भी यही काम करती हैं। गर्म से ठंडे की तरफ, ठंडे से गर्म की तरफ ये क्या करके चल के एक दूसरे जगह का टेम्परेचर क्या करती हैं, समान करने का, समकारी प्रभाव लाने का प्रयास करती हैं। अब मान लीजिए कि पवन, प्रचलित पवन की बात हम करें तो प्रचलित पवनों में, प्रचलित पवन का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब प्रचलित पवनों में जैसे समुद्र की ओर से जो पवनें आएंगी, समुद्र की ओर से आने वाली पवनें यानी कि जो अभितट पवनें होती हैं, समुद्र की ओर से आ रही हैं। मान लीजिए ये समुद्र है, इसकी ओर से, तो अभितट, इनको अभितट पवन कहते हैं, अभितट। और अभितट पवन क्या करेंगी, ये आर्द्रता लेके आएंगी, नमी से युक्त होंगी, मार्ग में कहीं पर भी ये टकराएंगी और इसमें प्रोसेस होगा और ये बारिश कर देंगे। क्या प्रोसेस होगा आगे की क्लासेस में समझ में आएगा। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समुद्र की ओर से जो आने वाली हवाएं होंगी वो वर्षा करेंगी, लेकिन आंतरिक भागों से जो इधर पवनें जाएंगी तो यहाँ पे तो किसी तरीके की, यानी कि जो अपतट पवनें होंगी, तो अपतट जो पवन होंगी वो किसी तरीके की ह्यूमिडिटी नहीं रखेंगी, वो पवनें शुष्क होंगी। वो क्या करेंगी, यहाँ पे जाके वाष्पीकरण में सहायक हो जाएंगी, यहाँ पे वाष्पीकरण में ये सहायक हो जाएंगे। तो भारत में जब ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें आती हैं तो समुद्र से आती हैं, इसी कारण से वर्षा करती हैं। बात समझ में आ रही है? और शीतकालीन जो मानसून की पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, तो ये शुष्क पवनें होती हैं। ठीक है।
बाकी ये डिपेंड करता है, जैसे मेघाच्छादन पे बात करें अगर, तो मेघाच्छादन जो है इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मरुस्थलीय जो भाग है वहाँ पे मेघ नहीं होते हैं, तो मेघ विहीन वो होते हैं, तो दिन के समय जो वहाँ की वायु है वो खूब गर्म हो जाती है ना, और वहाँ पे टेम्परेचर खूब बढ़ जाता है। रात के समय जब पार्थिव विकिरण होता है तो सब निकल जाती है, वो गर्मी जितनी होती है, तो पार्थिव विकिरण से निकलने के कारण जब वो विकृत हो जाती हैं तो वहाँ पे ठंडा। तो मरुस्थलों में आप देखेंगे दैनिक तापमान जो परिसर है वो खूब ज़्यादा पाया जाएगा, दिन गर्म होंगे और रातें ठंडी होंगे, है ना। तो ये है। अब अगर कहीं बादल होता, तो बादल अगर घिरा होता तो भारी वर्षा के कारण वहाँ पे देखो तापमान वो कम भी कर सकता था। मेघाच्छादन अगर होगा तो वर्षा होगी तो टेम्परेचर को डाउन करेगा, ये भी एक कारण है। अब जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो दिन के समय वायु के गर्म होने से वहाँ क्या होगा, ऊंचे तापमान पाए जाएंगे। लेकिन अगर यही आप चले जाएंगे साउथ में, कोई स्थान ले लीजिए, मान लो केरल में आप चले जाइए, तो वहाँ पर जब बादल होंगे और टेम्परेचर ऐसा बढ़ेगा तो वहाँ पे वर्षा हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर उतना बढ़ नहीं पाया, जितना तापमान परिसर उतना ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। तो एक ये है। ऐसी स्थिति जैसे पर्वतों की स्थिति के कारण भी होता है, पर्वतमालाएं ये भी प्रभाव डालती हैं। और पर्वतमालाएं जो हैं, पर्वतमालाएं जैसे हमने कहा हवा जा रही है, पर्वत से टकराई, रास्ते में अवरोध का काम की, तो समुद्र की ओर से अगर हवा आ रही है, उसके पास ह्यूमिडिटी है, तो टकरा के वहीं पे वो बारिश कर देंगी, वर्षा कर देंगी। और अगर ऐसा वर्षा करेंगी तो क्या होगा, पर्वतों के आने पर ऊपर चढ़ने को बाध्य होंगी, और वर्षा ऐसे करेंगी तो वर्षा जैसे होगा तो देखिए जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा ना, क्योंकि रेनफॉल भी एक अवयव है, एक कारक है, ठीक है। तो जो ऊपर जब चढ़ेंगी पवने, जैसे क्या है, मान लीजिए कि इधर से पवने आ रही थी, इधर से पवने दक्षिण पश्चिम मानसून ये आ रहा है और यहाँ हिमालय से टकराया, एक बात बता रहे हैं, तो इस पे चढ़ने में इसकी ऊर्जा खर्च होगी, और जैसे चढ़ने में इसकी ऊर्जा खर्च होगी, ऊपर चढ़ने को बाध्य होंगी, तो टेम्परेचर इनका गिरने लगेगा, तो इनके पास जो ह्यूमिडिटी है उसको संभालने में ये सक्षम नहीं रह पाएंगी और यहीं पे वर्षा कर देंगी। अब लेकिन जब दूसरी तरफ ये जाएंगी, ढाल पे उतरेंगी, तो ये पवन विमुख ढाल हुआ और पवन अभिमुख ढाल, और दूसरा जो उधर ढाल है वो पवन अभिमुख ढाल हुआ, पवन विमुख ढाल हुआ। तो पवन अभिमुख और पवन विमुख ढालों में क्या अंतर होगा, जिधर से चढ़ेंगी उधर तो खूब वर्षा करेंगी, विमुख ढाल पर जब पहुंचेंगी तो वहां पर इनके पास ह्यूमिडिटी ही नहीं रहेगी, तो वहां पर वर्षा नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जैसे हिमालय से जब टकराएंगी तो मानसूनी पवनें, तो तिब्बत जब पहुंचेंगी तो तिब्बत में जो तिब्बत का पठार पड़ेगा तो उसके इधर तो वर्षा होगी, लेकिन जब उधर आगे जाएंगी तो फिर क्या होगा, उधर वर्षा वो नहीं करेंगे। साइबेरियाई पवनें उधर आएंगी तो उधर ही रह जाएंगी, भारत में नहीं आ पाएंगे। तो भारत में ठंडी हवाओं को रोकने का और यहाँ की मौसमी जलवायु जो मतलब मौसमी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, उनको जाते समय रोकने का, ये दोनों काम करते हैं इस तरीके से। अब अगला इसमें एक और है, जैसे मान लीजिए आपने देखा ये सारी चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं, अब इसी में अगर आप ऐड कर दीजिए कि जो वनस्पति होगी, वो वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वनस्पति का भी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो वनस्पतियां होती हैं वो वर्षा को लाने में भी सहायक होती हैं। तो जलवायु पर वनस्पति का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर वनस्पति है तो वो वर्षा को लाने में भी सहायक होती है ना, ये भी आप जानते हैं। और वनस्पति जहाँ, यानी कि मृदा की बात भी हम करेंगे, जैसे मृदा कैसी पाई जा रही है, मृदा जैसी पाई जाएगी उसी तरीके की वनस्पति पाई जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति और जहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाएगी वहाँ की वनस्पति में बहुत अंतर होगा। ककड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाएगी तो वहाँ पर दूसरे तरीके की, और जहाँ पे चिकनी मिट्टी पाई जाएगी दूसरे तरीके की वनस्पति पाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत योगदान होता है। जैसे अब मिट्टी कैसी पाई जा रही है, तो वो कितनी मात्रा में वर्षा को सोखती है, जितनी मात्रा में वर्षा को सोखेगी मृदा में उतनी ज़्यादा उस हिसाब से क्षमताएं विकसित होंगी, तो इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भूमि की ढाल का भी प्रभाव पड़ता है। 9वां है भूमि ढाल, और भूमि ढाल का जो ये प्रभाव है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मंद ढाल है तो मंद ढाल पर सूर्य की किरणों का संकेंद्रण होता है, तो ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है ना, और नीचे की वायु का तापमान अपेक्षाकृत घट जाता है। तो ठंडी जो वायु होगी वो नीचे बैठेगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ढाल तीव्र हुआ तो तीव्र ढाल पर किरणें जो हैं वो फैलने के कारण तापमान को फिर कम कर देती हैं।
तो इसके साथ क्या होता है, सूर्य के सम्मुख जो भाग पड़ेगा पर्वतीय ढाल, तो और विमुख ढाल की वाले की क्षेत्र की अपेक्षा क्या होगा, वहां पर ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा। तो ये भी जलवायु पर प्रभाव डालने वाला एक बहुत बड़ा कारक होता है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं ना, जैसे हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल पर देखें तो और उत्तरी ढाल को देखें, तो दक्षिणी ढाल और उत्तरी ढाल, तो दक्षिणी ढाल इधर पे टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाएगा और उधर जो है उधर टेम्परेचर कम पाया जाएगा, है ना। तो उत्तरी ढालों की अपेक्षा दक्षिणी ढाल अधिक गर्म पाए जाएंगे, तो इधर की जलवायु परिस्थितियां अलग होंगी, उधर की जलवायु परिस्थितियां अलग होंगी। तो ये सब कारक हैं जो जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जलवायु वर्गीकरण पे बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आगे क्लास में, जैसा भी रहेगा तो थोड़ा सा समझा के फिर उसको मैं आगे जितनी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा, जिससे कि आप चीज़ों को पहचान सकें। यहाँ पे पूरा वर्गीकरण पढ़ाने से अच्छा है कि खास चीज़ें आपको बता दी जाए। थैंक यू सो मच।